सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहले एक छोटी सी सॉरी, क्योंकि क्लास 2-3 दिन डिले हुई है। उसका एक रीज़न था, एक्चुअली मेरे घर में एक शादी का फंक्शन था, सो इस वजह से मुझे जगह नहीं मिल पा रहा था क्लास बनाने के लिए। ठीक है, मेहमान वगैरह जुटे थे। कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे। 5-6 क्लास इसकी भी लेंगे, 100-200-300 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे सारे अच्छे तरीके से करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में बेसिक से एडवांस लेकर मास्टरी पूरी करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन करके रख लेना साथ के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। करीब 300 क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ 300 वन लाइनर्स, टोटल 600 प्लस क्वेश्चन करा दिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। पहला सेट करते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए। विच स्टेन इज यूज फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई AFB आइडेंटिफिकेशन। एसिड फास्ट बैसिलाई जिसको हम बोलते हैं AFB का फुल फॉर्म पहली चीज समझो, एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। ठीक है, AFB की पहचान के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सुनो एक कॉन्सेप्ट समझो कि बैसिलाई कोकाई विब्रियो और स्पाइरुलम, ये 4 होते हैं बैक्टीरिया के शेप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी जो 2-4 क्वेश्चन के बाद ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एसिड फास्ट बैसिलाई की पहचान के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। क्या हम ग्राम स्टेन AFB की पहचान के लिए करते हैं, जिल निल्सन स्टेन इस्तेमाल करते हैं AFB की पहचान के लिए, लेशमन स्टेन इस्तेमाल करते हैं या एल्बर्ट स्टेन इस्तेमाल करते हैं। देखो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव डिफ्रेंशिएट करना हो तब हम ग्राम स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेन तो होगा नहीं, लेशमन वगैरह हम हिमेटोलॉजी में करते हैं जनरली। तो हम क्या करके AFB के लिए हम क्या ZN स्टेन इस्तेमाल करते हैं सर, इसी को हम AFB स्टेन भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसी को हम AFB स्टेन या जील नेल्सन स्टेन या ZN स्टेन बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसकी पहचान के लिए सर, एसिड फास्ट बैसिलाई की। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है सर, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो सिंपल सी बात है, ये AFB से सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो बच्चे DMLT का एग्जाम देते हैं उनको पता होगा इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जील नेल्सन स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज विच आर एसिड फास्ट। मैंने क्या बताया, एसिड फास्ट बैसिलाई का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है सर, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, जो कि TB कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जील नेल्सन स्टेन माइकोबैक्टीरियम की पहचान के लिए प्रयोग होता है जो कि एसिड फास्ट होते हैं। यह था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी बताया कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग जिसको हम TB बोलते हैं, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है तो इजी क्वेश्चन, पर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, साल्मोनेला टाइफी है या बैसिलस एंथ्रेसिस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। कौन सा बैसिलाई है सर, ये एसिड फास्ट बैसिलाई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखना। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इट इज अ स्लो ग्रोविंग एसिड फास्ट बैसिलस रिस्पॉन्सिबल फॉर TB। यह एक धीमे गति से बढ़ने वाला एसिड फास्ट बैसिलस है जो TB का कारण बनता है, कॉज बनता है। ठीक है, तो TB जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होती है। क्या है ये, स्लो ग्रोविंग है, साथ के साथ एसिड फास्ट बैसिलस है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5 स्टार मार लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फंगल ग्रोथ के लिए हम कौन सा कल्चर मीडिया इस्तेमाल करते हैं सर। द कल्चर मीडिया यूज फॉर फंगल ग्रोथ, फंगल वृद्धि के लिए कौन सा कल्चर मीडिया प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, अब बताओ सर। क्या मैकोंकी अगार हम फंगल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं सर, क्या ब्लड अगार हम फंगल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉब्रॉड डेक्सट्रोज अगार हम फंगल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या चॉकलेट अगार हम फंगल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, फंगल ग्रोथ के लिए हम SDA अगार यूज कर रहे थे। SDA का फुल फॉर्म क्या है, सॉब्रॉड डेक्सट्रोज अगार। सिंपल सी बात, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होगी। फंगल मीडिया के लिए हम कौन सा सॉब्रॉड डेक्सट्रोज अगार यूज करते हैं सर, इतनी चीज क्लियर है, कंफ्यूज नहीं ना होना। तो फंगल मीडिया ग्रोथ के लिए हम सॉब्रॉड्स डेक्सट्रोज अगार इस्तेमाल करते हैं। अब सुनो इसके बारे में थोड़ी सी बात।
क्यों यूज करते हैं? एसडीए सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फंजाई बाय हैविंग अ लो पीएच एंड एंटीबायोटिक्स टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। अब ध्यान से सुनो, हमें ग्रोथ क्या कराना है? हमें ग्रोथ कराना है फंगस, ठीक है। और फंगस ग्रोथ कराना है तो कल्चर मीडिया, तो क्या उस पर बैक्टीरिया भी ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं सर। ग्रोथ हमें फंगस कराना है, पर अगर कल्चर मीडिया इनरिच्ड न्यूट्रिएंट है तो उसमें बैक्टीरिया भी तो ग्रोथ हो सकती है। तो इसके लिए जो एसडीए अगार होता है, एसडीए अगार का पीएच क्या होता है सर? लो होता है। और क्या होता है? उसके अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ उस पर इनहिबिट हो जाती है और हम अचीव कर पाते हैं फंगल ग्रोथ को। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। एसडीए में कम पीएच और जीवाणु अवरोधक गुण होते हैं, जिससे फंगस अच्छी तरह से बढ़ती है। इसलिए हम यूज करते हैं एसडीए अगार किसकी ग्रोथ के लिए सर? फंगस की ग्रोथ के लिए, फंगल मीडिया के लिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन इजी, मैं देखो इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक्स लेके धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हमने एनाफिजियो में किया था। जिन्होंने भी उसकी क्लास की होगी उनको पता होगा अच्छे से, ठीक है। विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज टाइफॉइड? टाइफॉइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या विडाल करेंगे हम टाइफॉइड के लिए? वीडीआरएल करेंगे टाइफॉइड के लिए? एलाइजा करेंगे या मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। इलिमिनेशन मेथड लगाओ। नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो मॉन्टॉक्स टेस्ट हम क्या करते हैं? स्किन टेस्ट होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एलाइजा तो हम टाइफॉइड के लिए नहीं इस्तेमाल करते। वीडीआरएल सिफिलिस के लिए करते हैं। तो बचा क्या सर? विडाल टेस्ट बचा। सिंपल सी बात है। विडाल टेस्ट डिटेक्ट्स एग्लूटिनिन्स, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। अब ध्यान से सुनो, टाइफॉइड जो होता है किसकी वजह से होता है सर? ये मिल गया हमें, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो विडाल टेस्ट हम क्यों करते हैं? विडाल टेस्ट साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ एंटीबॉडीज, जिसको एग्लूटिनिन्स बोलते हैं, इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। इसलिए टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट बेस्ट होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। विच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स? ठीक है, क्लस्टर में पाए जाने वाले ग्राम पॉजिटिव कोकस कौन से होते हैं? क्लस्टर्स जो होते हैं, क्लस्टर्स के अंदर कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, बैसिलस या नाइजीरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी, जिसको हम बोलते हैं स्टाफाइलोकोकस। स्टाफाइलोकोकाई अपेयर इन ग्रैप लाइक क्लस्टर्स ऑन ग्राम स्टेन्स। ठीक है, जब भी हम ग्राम स्टेन करेंगे तो जो स्टेफिलोकोकस स्पीसीज रहेगी, जो स्टेफिलोकोकाई अपेयर्स होंगे, वो कैसे अपेयर होंगे? ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। क्लस्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं सर? गुच्छा बोल सकते हैं सर। गुच्छा, गुच्छा आपने सुना होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा होता है। कैसे होता है अंगूर की? जैसे ये देखो, पहली चीज तो कोकाई क्या मतलब? कोकाई मतलब गोल, राउंड शेप, ओवल शेप। तो ये कोकाई ऐसे अंगूर के क्लस्टर्स में आपको दिखाई देंगे, जिसको अंगूर के गुच्छे जैसे। तो कौन से ऐसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई होंगे जो क्लस्टर्स में दिखाई देंगे, और कैसे क्लस्टर्स में? ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सर स्टेफिलोकोकस जो होते हैं वो हमेशा अंगूर के गुच्छे जैसे, ग्राम स्टेनिंग करने पर स्टेफिलोकोकस अंगूर के गुच्छों जैसे दिखाई देते हैं। इतनी चीज क्लियर है? क्लस्टर की चीज क्लियर है? ठीक है, अगला सुनो। वीडीआरएल टेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विडॉल, उसके साथ साथ मैंने वीडीआरएल भी क्लियर किया था। वीडीआरएल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फिश डिजीज। वीडीआरएल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या वो ट्यूबरकुलोसिस है, क्या वो टाइफॉइड है, क्या वो सिफिलिस है, या फिर एड्स है? ठीक है, टाइफॉइड के लिए तो हम विडाल करते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए मॉन्टॉक्स मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे। एड्स के लिए एलाइजा कर लेंगे हम। बचा क्या सर? बचा क्या? सिफिलिस। ठीक है, तो वीडीआरएल टेस्ट जो होता है, वीडीआरएल टेस्ट वो सिफिलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, वीडीआरएल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडीआरएल का फुल फॉर्म भी साथ के साथ लिखते चलो। वीडीआरएल का फुल फॉर्म होता है वेन रियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, वेन रियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये फुल फॉर्म होता है वीडीआरएल का। ठीक है, वीडीआरएल टेस्ट डिटेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन सिफिलिस। ठीक है, वीडीआरएल टेस्ट सिफिलिस में पाए जाने वाले गैर विशिष्ट, या जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की पहचान करता है। स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक, ये चीज ध्यान रखना वीडीआरएल टेस्ट के लिए। तो भैया वीडीआरएल टेस्ट हम किसके लिए किए सर? सिफिलिस के लिए। कितनी चीज क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटाइल बैक्टीरिया? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल को बोले तो गतिशील, ठीक है, जो मूव करता हो, मोटाइल हो, ठीक है। निम्न में से एक कौन सा गतिशील बैक्टीरिया है या मोटाइल बैक्टीरिया है? क्या शिगेला मोटाइल है, क्लेब्सिला मोटाइल है, ई कोलाई जिसको इश्चेरेशिया कोलाई बोलते हैं, क्या ये मोटाइल है, या स्ट्रेप्टोकोकस मोटाइल है? तो ये चीज़ याद रखना, याद रखने वाला क्वेश्चन है। जो ई कोलाई होता है, इश्चेरेशिया कोलाई होता है, वो एक मोटाइल बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बने, क्या याद किया सर? ई कोलाई जो होता है वो मोटाइल है, इसके अलावा शिगेला, क्लेब्सिला या स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, ये कैसे हो गए सर? ये हो गए नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, ई कोलाई हैज अ प्रेट्रिकस फ्लैजिला विच मेक इट मोटाइल, ठीक है। ई कोलाई में चारों ओर फ्लैजिला होते हैं जिससे यह गतिशील होता है। फ्लैजिला क्या होता है सर? फ्लैजिला होता है, जैसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लो, इसके पीछे ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में या मोटाइल होने में, गतिशील होने में हेल्प करता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो ई कोलाई के चारों ओर होते हैं सर फ्लैजिला, जिससे यह गतिशील होता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये सिंपल सा एक और क्वेश्चन है, कौन सा वायरस एड्स कॉज करता है? ऑप्शन मिलते जुलते हैं, जो कमजोर बच्चे रहेंगे वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? क्या वो HBV वायरस है, HCV वायरस है, HIV वायरस है, या HPV वायरस है, ठीक है। तो एड्स जो होता है, सिंपल सी बात है, HIV वायरस के कारण होता है। फुल फॉर्म है इसका सर ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? इम्यूनिटी डाउन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। HBV क्या कॉज करता है सर? हेपेटाइटिस B। HCV क्या कॉज करता है? हेपेटाइटिस C। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो जो एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक्स द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू एड्स। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जो एड्स वायरस होता है या HIV वायरस होता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे एड्स होता है। एड्स का कॉज बनता है HIV वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं HIV वायरस को। आगे बढ़ जाओ। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी लैब? माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं में सामान्यतः कौन सी स्टेरिलाइजेशन की विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी स्टेरिलाइजेशन की मेथड अपनाई जाती है? क्या वो फिल्ट्रेशन मेथड है, बॉइलिंग मेथड है, ऑटोक्लेविंग है, या पॉस्चराइजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? सिंपली अगर हमें स्टेरिलाइजेशन करनी हो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, स्टेरिलाइजेशन के तो मेथड 7 हैं, ठीक है, पर सामान्यतः पूछा जा रहा है, कॉमनली पूछा जा रहा है। अगर हम कॉमनली की बात करें तो इसमें से हम क्या सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सर? ऑटोक्लेविंग यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। ऑटोक्लेव, प्रेशर याद रखना, टेम्परेचर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव यूज स्टीम अंडर प्रेशर 121 डिग्री फॉर 15 to 20 मिनट। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? इसमें दबाव युक्त भाप द्वारा वस्तुओं को 121 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। मैंने स्टेरिलाइजेशन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हो, पूरा लेक्चर है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने स्टेरिलाइजेशन का ये जो जितना मेथड लिखे हैं ना, चारों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक करके पढ़ाया हुआ है। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हो डिटेल में अगर पढ़ना हो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अगर तो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया? अगेन याद करने वाला क्वेश्चन है, जिनको नहीं आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पोर बनाने वाली बैक्टीरिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया? क्या स्टैफिलोकोकस जो होता है वो स्पोर बनाता है, ई कोलाई स्पोर बनाता है, बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर बनाता है, या स्ट्रेप्टोकोकस स्पोर बनाता है? तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या हो गया सर? बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। बैसिलस स्पीसीज प्रोड्यूस स्पोर दैट हेल्प देम सर्वाइव हार्श कंडीशन। स्पोर क्यों बनाए जाते हैं सर? हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। हार्श कंडीशंस कैसी हो गई सर? जैसे मान लो अपने हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के नाम सुने होंगे। पहाड़ी एरियाओं में जो सल्फर स्प्रिंग्स होती हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। 100 डिग्री से ऊपर होता है उसमें पानी, इसकी वजह से वो बॉयल करते रहते हैं
इतने भी पहाड़ी एरिया मान लो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, इतनी ठंडी जगह पे भी कुछ ऐसे सल्फर स्प्रिंग होते हैं जहाँ से उबलता हुआ पानी आपको मिल जाता है, वो होते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग। क्या वो एक हार्श कंडीशन है? जी सर, बिल्कुल हार्श कंडीशन है। तो ऐसी स्पीसीज वहाँ पे भी आराम से ग्रो कर जाएंगी जिनके पास क्या होगा सर, स्पोर होगा। तो स्पोर क्यों प्रोड्यूस करते हैं बैसिलस स्पीसीज? दैट हेल्प देम टू सर्वाइव हार्श कंडीशन, ठीक है। हार्श कंडीशन यही हुई, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या कहीं मान लो बर्फ एरिया हो जहाँ टेम्परेचर माइनस में हो, तो ये सारी कंडीशन जो है ये एक हार्श कंडीशन है, ठीक है, बैक्टीरिया को रहने के लिए एक टफ सिचुएशन है, ठीक है। तो बैसिलस स्पीसीज स्पोर बनाती हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बैसिलस एंथ्रेसिस ये हो जाएंगी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। क्या चीज क्लियर है? आगे चलो। विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टेलिटी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि बैक्टीरिया मूव करने के लिए उसके अंदर कौन सी स्पीसी वो होती है, कौन से उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जो मूव कराती है बैक्टीरिया को एक स्थान से मान लो दूसरे स्थान पर डिसलोकेट करना बैक्टीरिया को। तो कौन सी स्ट्रक्चर है जो वहां तक लेके जाएगी, उसकी मोर्टेलिटी के लिए जिम्मेदार होगी? क्या पिलाई लेके जाएगी, क्या कैप्सूल लेके जाएगा, फ्लैजिला लेके जाएगा या राइबोसोम लेके जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सर सी, फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है, कैसा होता है, लॉन्ग होता है, व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला लंबे और चाबुक जैसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया को गति या मूवमेंट प्रदान देते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो बैक्टीरिया में क्या पाया गया सर, फ्लैजिला पाया गया जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोर्टेलिटी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन होता है विच मीडियम इज सेलेक्टिव फॉर ग्राम निगेटिव एंटेरिक बैक्सीलाई, ठीक है। ग्राम निगेटिव आंतों के बैसिलिस के लिए कौन सा माध्यम चयनात्मक होता है? मैं पूछ रहा हूँ पहली चीज तो सिलेक्टिव मीडिया के लिए, तो सिलेक्टिव मीडिया इसमें से छांट लो। अगर दो से ज़्यादा मैच कर रहे हो सिलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल, तो सिंपल सी बात है, फिर हमें याद करना पड़ेगा सर कि ग्राम निगेटिव एंटेरिक बैक्सीलाई, एंटेरिक बैसिलाई मतलब आंतों के जो बैसिलस होते हैं जो होते हैं ग्राम निगेटिव, उनके लिए कौन सा सिलेक्टिव मीडिया होता है, कौन सा मीडिया उनके लिए सिलेक्टिव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार पहली चीज तो सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव किसके लिए है? ग्राम निगेटिव एंटेरिक बैसिलाई के लिए भी, ठीक है। इनके लिए मैकॉन्की अगार जो होता है वो सिलेक्टिव होता है। मैकॉन्की अगार इनहिबिट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है। मैकॉन्की अगार क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करता है सर, इनहिबिट करता है। हमें ग्रो कराना है ग्राम निगेटिव एंटेरिक बैसिलाई, तो हमें क्या कराना है, ग्रोथ, ग्राम निगेटिव ग्रोथ कराना है। तो उसके लिए हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो मैकॉन्की अगार जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इसके अलावा डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर्स को, ठीक है। यह माध्यम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकता है और लैक्टोज फर्मेंट करने वाले जीवों की पहचान करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्या इन्हीं चीज क्लियर है? तो इसका राइट आंसर सर याद रखना मैकॉन्की अगार। इन्हीं चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डीएनए वायरस बताओ, आरएनए वायरस बताओ, कितने डीएनए वायरस हैं, कितने आरएनए वायरस हैं। तो ये छाटने वाले, छटनी वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा एक डीएनए वायरस है? क्या एचआईवी डीएनए वायरस है सर? नहीं, एचआईवी तो आरएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस डीएनए है? नहीं, इन्फ्लुएंजा भी आरएनए वायरस है। मीजल्स कैसा है? ये भी आरएनए वायरस है। बचा क्या? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, एचएसवी जिसको बोलते हैं, यह एक डीएनए वायरस है। इसके अलावा ये और ये चीजें याद रखना सर कैसे हैं, आरएनए वायरस है। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जिसको एचएसवी बोलते हैं, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। हाँ, क्वेश्चन ये भी आते हैं कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड है। तो ये चीजें भी याद रखना। जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, एचएसवी है, कैसा है सर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ठीक है। एचएसवी एक दोहरी सूत्रीय डीएनए वायरस होता है। क्या ये चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विच टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी? ठीक है, लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है, चर्म रोग होता है। कुष्ठ रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्या विडाल टेस्ट हम लेप्रोसी के लिए कर सकते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट कर सकते हैं लेप्रोसी के लिए, या वीडीआरएल कर सकते हैं लेप्रोसी के लिए। इसके अलावा स्लिट स्किन स्मेयर बना सकते हैं लेप्रोसी के लिए। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ सर। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं सर? टाइफाइड के लिए करते हैं।
मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करते हैं सर? मॉन्टेक्स टेस्ट हम ट्यूबरकुलोसिस की डिटेक्शन के लिए करते हैं। VDRL सिफिलिस मैंने अभी बताया। बचा क्या? स्लिट स्क्रीन स्मेयर। सो द राइट आंसर इज सी, स्लिट स्क्रीन स्मेयर जो होता है वो डायग्नोसिस करते हैं लेप्रोसी के लिए। तो कुष्ठ रोग की पहचान के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? स्लिट स्क्रीन स्मेयर बनाएंगे। इट इज अ टेस्ट AFB एसिड फास्ट बैसिलाई आर डिटेक्टेड इन स्किन लेजियन। ठीक है, ये टेस्ट क्यों करते हैं? परीक्षण में त्वचा के घावों में एसिड फास्ट बैसिलस की पहचान की जाती है। अब सुनो ध्यान से, एसिड फास्ट बैसिलाई का नाम आया ना वापस से, तो एसिड फास्ट बैसिलाई का एक और एग्जांपल याद रखोगे क्या? बैक लेप्रोसी। लेप्रोसी के अंदर भी एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं। इसके लिए हम स्लिट स्किन स्मेयर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्लिट स्किन स्मेयर किसके लिए बनाते हैं हम सर? तो इस एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए बनाते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं? स्किन लेजियन में जो त्वचा के घावों में घाव, लेजियन मतलब घाव, जो त्वचा में घाव हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो कुष्ठ रोग होता है उसमें स्किन में घाव हो जाते हैं, तो त्वचा के घाव में एसिड फास्ट बैसिलस की अगर डिटेक्शन करनी हो स्लिट स्किन स्मेयर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन सुनो, BCG वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। BCG का टीका हम लोग लगाते हैं, BCG का वैक्सीन लगाते हैं। किससे प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं? किस रोग से बचाव के लिए लगाते हैं? क्या हेपेटाइटिस से प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं BCG वैक्सीन? मेजल्स से बचने के लिए लगाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए लगाते हैं? या फिर टिटेनस से बचने के लिए लगाते हैं? सिंपल सी बात है, जो BCG का टीका हम लगाते हैं ये हम ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए लगाते हैं। ठीक है, BCG जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लैमेटी और ग्वेरिन। ठीक है, बैसिलस क्लैमेटी ग्वेरिन, ये वैक्सीन हम लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं BCG प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट TB। ठीक है, BCG का टीका TB से बचाव के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ये चीज़ क्लियर है? तो BCG याद रख लोगे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाते हैं सर। क्लियर? अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैकल्टेटिव एनारोब? निम्नलिखित में से कौन सा एक फैकल्टेटिव एनारोब है? फैकल्टेटिव एनारोब मैंने बहुत डिटेल में बताया है क्या होता है फैकल्टेटिव, क्या होता है ऑब्लिगेटिव, तो ये चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। फैकल्टेटिव एनारोब क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, स्यूडोमोनास है, ई कोलाई है, या बैक्टीरियोइड्स है। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स का एग्जाम्पल है सर ई कोलाई। याद रखना, ई कोलाई जो होता है कैन सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन। तो फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है सर? मेरे पास फैसिलिटी है, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे लिए ऑक्सीजन रहे या मेरे लिए ऑक्सीजन ना रहे, इसका मतलब होता है मैं वहाँ पर जिंदा रह जाऊँगा, इसका मतलब होता है फैकल्टेटिव। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब जो होता है वो विद और विदाउट ऑक्सीजन दोनों में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, ई कोलाई कैन सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन मेकिंग इट फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, ई कोलाई ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में जीवित रह सकता है, इसलिए यह एक फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, ई कोलाई। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नेम द टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ HBsAg। ठीक है, HBsAg की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? VDRL, विडाल, एलाइजा या मॉन्टॉक्स। ठीक है, हमें क्या डिटेक्ट करना है सर? HBsAg। अब यहाँ नहीं आ रहा है अगर क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्या VDRL कर सकते हैं? सिफिलिस के लिए करते हैं। विडाल टाइफाइड के लिए करते हैं। मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट है किसका? ट्यूबरकुलोसिस का। बचा क्या सर? एलाइजा। एलाइजा हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ HBsAg। सुनो, एलाइजा टेक्स डिटेक्ट्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। HBsAg का फुल फॉर्म क्या होता है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg इन सीरम। ठीक है, यह परीक्षण सीरम में हेपेटाइटिस बी सतही एंटीजन या सरफेस एंटीजन की पहचान करता है, इसी को बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। ठीक है, द शेप ऑफ विब्रियो कॉलेरी। अब मैंने बताया था आपको शेप। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको शेप से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको शेप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे ये नहीं ना पूछा जाएगा कि विब्रियो कैसा शेप होता है, उससे आपको बैक्टीरिया का नाम दिया जाएगा, वहां से आपसे शेप पूछा जाएगा। द शेप ऑफ विब्रियो कॉलेरी। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, बैक्टीरिया की मैंने 4 शेप पढ़ाई। 4 शेप कौन कौन सी सर? एक होता है बैसिलस। बैसिलस मतलब छाड़ाकार, जिसको हम बोलते हैं छाड़ाकार। ठीक है, हिंदी में छाड़ाकार। छाड़ाकार मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड लाइक मतलब ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बैसिला या बैसिलस। ठीक है, अगला होता है बैसिलस हो गया। बैसिलस के बाद आते हैं कॉकस। कॉकस मतलब गोलाकार, ये एक गोला हो सकता है, 2 गोला हो सकता है, या फिर क्लस्टर्स हो सकते हैं, मैंने अंगूर का गुच्छा जैसे बताया। ठीक है, तो ये होता है कॉकस। थर्ड आता है विब्रियो। विब्रियो कैसा सर? कॉमा से बैक्टीरिया। ठीक है,
जैसे कॉमा नहीं लगाते हम, ऐसे कॉमा लगाते हैं, तो ऐसे कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम बोलते हैं विब्रियो। लास्ट में आता है सर्पिलाकार, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिलम। ये ऐसे सर्पिलाकार, इसको हम बोलते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ठीक है। तो ये 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के। अब नाम से आपको बैक्टीरिया पकड़ना है। विब्रियो कॉलेरी का कॉज करता है सर, कॉलेरा कॉज करता है। अब इसमें हम पूछ रहे हैं इसका शेप बताओ, तो विब्रियो क्या मतलब हुआ सर, कॉमा शेप हुआ। सिंपल सी बात, जो कॉमा शेप होते हैं इनको बोलते हैं विब्रियो। तो विब्रियो कैसा होगा, क्या रॉड होगा, क्या रॉड होता है बैसिलस। कोकाई होगा, क्या कोकाई मतलब गोलाकार, कॉकस होते हैं। स्पाइरल सर्पिलाकार, स्पाइरिलम होते हैं। बचा क्या सर, कॉमा शेप। तो विब्रियो कॉलेरी का आकार कैसा होगा सर, बिल्कुल कॉमा शेप होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विब्रियो कॉलेरी इज कर्व लाइक अ कामा एंड इज मोटाइल। यह कॉमा के आकार का घुमावदार और एक गतिशील जीव होता है। तो विब्रियो कॉलेरी कैसा होता है, मोटाइल होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। विच कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरिया इज एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब मैं पढ़ा रहा था क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के वन लाइनर्स। इसके अलावा मैंने जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तब, ठीक है। बैक्टीरिया का कौन सा घटक एंडोटॉक्सिन होता है? क्या कैप्सूल एंडोटॉक्सिन होता है, या पेप्टाइडोग्लाइकैन एंडोटॉक्सिन होता है, लिपिड ए ऑफ एलपीएस, या टेकोइक एसिड? ये मैंने जब पढ़ा रहा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तब मैंने बताया था एंडोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिपिड ऑफ ए ऑफ एलपीएस ये होता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। ये कंपोनेंट बैक्टीरिया के अंदर होता है एंडोटॉक्सिन। लिपिड ए ऑफ एलपीएस, लिपिड ए पार्ट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड जिसको हम बोलते हैं एलपीएस। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन। पहली चीज एलपीएस किसके अंदर पाया जाएगा सर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, और उसके अंदर एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करेगा क्या, लिपोपॉलीसैकेराइड जिसको बोलते हैं एलपीएस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एलपीएस का लिपिड ए हिस्सा एंडोटॉक्सिन का कार्य करता है। तो एंडोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट याद रखना, लिपिड ए ऑफ एलपीएस किसके अंदर पाया जाएगा सर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोच पोस्टुलेट्स आर यूज्ड टू। कोच के सिद्धांतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो कोच पोस्टुलेट हमने दिखा था, तो कोच के सिद्धांत जो होते हैं इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्या ट्रीट डिजीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, स्टैब्लिश लिंक बिटवीन माइक्रोब एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड डिजीज के बीच लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं, या डिटेक्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो कोच पोस्टुलेट जो यूज करते हैं हम, सी ऑप्शन, स्टैब्लिश लिंक बिटवीन माइक्रोब एंड डिजीज। कोच पोस्टुलेट हेल्प कंफर्म वेदर अ माइक्रोब कॉज अ स्पेसिफिक डिजीज। जो कोच के सिद्धांत होते हैं ये किसी रोग के पीछे विशेष सूक्ष्म जीव को प्रमाणित करने के लिए सहायता करते हैं, ठीक है। तो हमें माइक्रोब और डिजीज के बीच अगर इस लिंक इस्टेब्लिश करनी हो, या हमें कंफर्म करना हो कि फला माइक्रोब है उससे फला डिजीज हो रही है, तो उसके लिए हम कोच पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टैनिंग टेक्निक इज यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, कौन सी स्टैनिंग इस्तेमाल की जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये एक नया लैंग्वेज सुन लो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी स्टैनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? क्या ग्राम स्टैन इस्तेमाल करते हैं, जेडन स्टैन इस्तेमाल करते हैं, गिम्सा स्टैन इस्तेमाल करते हैं, या निगेटिव स्टैन इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल सी बात है, जेडन स्टैन या एएफबी स्टैन इस्तेमाल करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए। क्या इनिसिस क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के उत्पादन में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं? क्या पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल करते हैं, एस्परजिलस नाइगर का इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विजियाई का इस्तेमाल करते हैं, या कैंडिडा अल्बिकेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सर पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। अब पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। पहली चीज ये याद रखो, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंगस है। जो पेनिसिलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, पेनिसिलिन सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंदी से या फंगस से निकाला गया था। तो पेनिसिलिन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से प्राप्त होता है। इन्हीं चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच शेप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मैंने बताया अगर मेरा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो शेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कौन सा शेप है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है? अब समझो नाम,
पकड़ो नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कॉकस मतलब मैंने बताया कोकाई, गोला, या तो एक गोले होंगे या फिर क्लस्टर्स में होंगे, ठीक है। तो हमेशा समझो, अब गोला खोज लो, क्या रॉड इन चेन्स, रॉड होंगे, रॉड लाइक तो बैसिलाई होते हैं, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप के होते हैं, विब्रियो कामा शेप के होते हैं। तो कोकाई हमें कैसा खोजना है सर, स्फेरिकल्स खोजना है। स्फेरिकल्स ऑप्शन लगाओ, हमेशा सही हो जाएगा। स्फेरिकल्स इन चेन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर राउंड शेप, जिसको हम बोलते हैं कोकाई। बैक्टीरिया अरेंज्ड इन अ चेन, स्ट्रेप्टोकोकस गोल आकार के जीव होते हैं जो कि चैन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है। तो बैक्टीरिया की अगर स्ट्रेप्टोकोकस या कोई भी कोकस या विब्रियो आ जाए, विब्रियो कॉलेरी वगैरह आ जाए, शेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। सबरॉड्स अगार इज यूज फॉर कल्चर, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, फिर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब सबरॉड्स अगार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो सबरॉड्स अगार किस कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या वो बैक्टीरिया के लिए सबरॉड्स अगार यूज करते हैं, क्या फंजाई के लिए सबरॉड्स अगार यूज करते हैं, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? तो सबरॉड्स अगार जो होता है हम फंजाई के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसडीए अगार, सबरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार, ठीक है। एसडीए अगार या सबरॉड्स अगार हम किसके लिए, फंजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबरॉड डेक्स्ट्रोज अगार इज अ मीडियम स्पेसिफिकली यूज टू ग्रो फंजाई एंड यीस्ट। यीस्ट भी याद रखना, साथ के साथ फंजाई के साथ यीस्ट भी अगर हमें ग्रोथ कराना हो तो सबरॉड्स डेक्स्ट्रोज अगार इस्तेमाल करते हैं। यह माध्यम विशेष रूप से कवक और यीस्ट के विकास के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है, किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है हमें एल्कोहल फर्मेंट करना हो तो? फर्मेंटेशन के लिए ई कोलाई यूज करेंगे, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए लैक्टोबैसिलस यूज करेंगे, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई यूज करेंगे, या स्ट्रेप्टोकोकस यूज करेंगे। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। एल्कोहल फर्मेंटेशन हमें जब भी करना हो हम सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज करते हैं, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या है सर, ये एक ईस्ट है, पहली चीज ये याद रखना। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या है, ईस्ट है। दिस इज कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड CO2 इन फर्मेंटेशन। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है शुगर को किसमें सर, अल्कोहल में, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में फर्मेंटेशन के दौरान। यह ईस्ट शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया सर। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज करेंगे सर, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिटेनस, ठीक है। टिटेनस के लिए कौन सा बैक्टीरिया कारण होता है? डिजीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है माइक्रोबायोलॉजी में, तो डिजीज का मैंने जो चार्ट बना के आपको दिया था फंडा बॉक्स में, वो चीजें याद रखना जरूर, क्योंकि डिजीज से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। डिजीज को कॉज कौन किया है, ठीक है, उसके लक्षण क्या हैं, पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ वैसे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। टिटेनस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। लगाओ एलिमिनेशन मेथड। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी डिप्थीरिया के लिए होता है, बोटुलिनम बोटुलिज्म के लिए होता है। नाम से पकड़ लो, टिटेनस के लिए टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टिटेनस के लिए, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रोड्यूस टेटानोस्पाज्मिन टॉक्सिन दैट कॉज मसल स्पैज्म। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि रैपिड मसल स्पैज्म, या जिसको बोलते हैं मांसपेशियों में ऐठन, ये किस रोग में होता है? तो ये टिटेनस रोग में होता है। कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या प्रोड्यूस करता है? टेटन स्पाज्मिन नाम का विष पैदा करता है, टॉक्सिन पैदा करता है, जो कि क्या कॉज करता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऐठन होती है, मसल स्पाज्म स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया मसल स्पाज्म किस में हुआ सर, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा कॉज टिटेनस के अंदर मसल स्पाज्म हमें देखने को मिले। इन्हीं चीज क्लियर है। विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स, फिर मैंने बताया डिजीज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, बहुत सारे डिजीज आपके इंपॉर्टेंट इसमें कवर होंगे। कौन से वायरस से चिकन पॉक्स कॉज होता है? अभी हमने बात की बैक्टीरिया की, अब आपको पहचानना है वायरस। तो साथ के साथ ऑप्शन जरूर पढ़ते जाओ, क्वेश्चन के लैंग्वेज को जरूर पढ़ते जाओ, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको क्या खोजना है सर? वायरस खोजना है जो कि चिकन पॉक्स का कारण होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? क्या मीजल्स वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? रूबेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? या डेंगू वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। तो इसका राइट आंसर है सर बी, वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसके कारण होता है सर चिकन पॉक्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स जो होता है
वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉज चिकन पॉक्स इन प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस प्राथमिक संक्रमण में चिकन पॉक्स उत्पन्न करता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, विच मेथड इज यूज टू स्टेराइल कल्चर मीडिया इन द लैब। प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया को अगर हमें स्टेराइल करनी हो तो कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? क्या ड्राई हीट से हम कल्चर मीडिया को स्टेलाइज करते हैं? क्या बॉयलिंग से हम कल्चर मीडिया को स्टेलाइज करते हैं? यूवी लाइट मार देंगे तो कल्चर मीडिया स्टेलाइज हो जाएगा, या फिर ऑटोक्लेविंग करेंगे तो कल्चर मीडिया स्टेराइल होगा? तो सिंपल सी बात है, हमें जब भी कल्चर मीडिया को स्टेराइल करनी हो, बैक्टीरिया फ्री करना हो, तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर? ऑटोक्लेविंग इस्तेमाल करते हैं। हमें जब भी कल्चर मीडिया स्टेराइल करनी हो, ऑटोक्लेविंग क्या यूज़ करता है सर? क्या ड्राई हीट ऑप्शन में अगर है, अगर यहाँ पर मॉइस्ट हीट होता या ऑटोक्लेविंग ना देके मॉइस्ट हीट ऑप्शन में होता, ड्राई हीट मॉइस्ट हीट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो मॉइस्ट हीट होता है उसी को हम ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेविंग यूज मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर टू स्टेराइज मीडिया। ऑटोक्लेविंग में दबाव युक्त भाप से कल्चर मीडिया को निष्क्रियमित किया जाता है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, इजी है पर क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। अगर यहाँ पर मान लो मॉइस्ट हीट दे दिया होता तो फिर बच्चे ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑटोक्लेविंग के अंदर हमेशा कैसा हीट यूज करते हैं? हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। ठीक है, दबाव युक्त भाप से कल्चर मीडिया को निष्क्रियमित किया जाता है। अब सुनो फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा एक आरएनए वायरस है? आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, याद करते चलो साथ के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए वायरस है? हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, पोलियो, एडिनो वायरस। ठीक है, तो आरएनए वायरस जो है सर, ये होता है पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस है वो होता है आरएनए वायरस। बाकी जितने हैं हेपेटाइटिस बी, हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, तीनों के तीनों डीएनए वायरस है। ठीक है, पोलियो वायरस इज कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए और डीएनए वायरस हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसी के बेसिस पे। तो जो आरएनए वायरस होते हैं, जो पोलियो वायरस है, इसका डीएनए मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर? आरएनए होता है। पोलियो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो पोलियो वायरस कैसा हुआ सर? आरएनए वायरस हुआ। बाकी के तीनों कैसे हुए सर? डीएनए वायरस हुए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। विच ऑर्गेनिज्म इज डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट द्वारा किस जीव का पता लगाते हैं? विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? पहली चीज तो ये बताओ। विडाल टेस्ट करते हैं हम टाइफॉइड के लिए। टाइफॉइड कॉज कौन करता है सर? साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। ऑप्शन में साल्मोनेला टाइफी खोज के आंसर लगा दो। ठीक है, विडाल टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी इन पेशेंट सीरम। तो किसमें क्या होता है, ये चीज़ें भी कई बार एग्जाम में आती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में ज़रूर दे देता हूँ कि उससे आसपास रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, यह परीक्षण रोगी के सीरम में साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध एंटीबॉडी की पहचान करता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन हमने बिल्कुल अंदाज तरीके से, बिल्कुल बेझिझक तरीके से कर लिए। आपको मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ के साथ कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच इज़ द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया का एक स्पेशल फंक्शन है। तो बैक्टीरिया के कैप्सूल का क्या कार्य होता है? जो बैक्टीरिया होता है क्या वो रिप्रोडक्शन करता है कैप्सूल से, या बैक्टीरिया प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस से, या डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैप्सूल से, क्या एंजाइम सिक्रीशन होता है कैप्सूल से? तो कैप्सूल क्या करता है सर? प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को होस्ट की रोग प्रतिरोधक प्रणाली से सुरक्षा प्रदान करता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। हमेशा ध्यान रखना, प्रोटेक्शन के काम आता है बैक्टीरिया का कैप्सूल, जो उसको फैगोसाइटोसिस से या भक्षण से बचाता है। या किससे बचाता है सर? होस्ट का इम्यून सिस्टम जो होता है। मान लो बैक्टीरिया आपके शरीर में गया, आपका शरीर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, आपका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा और बैक्टीरिया का क्या कर लेगा? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया को आपके अंदर जाने पर कौन बचाएगा आपके इम्यून सिस्टम से? अगर नहीं बचाता आप बैक्टीरिया को तो फिर आप कभी बीमार ही नहीं पड़ते बैक्टीरिया से। आखिर किसी ने तो बैक्टीरिया को बचाया ना आपके शरीर के अंदर, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है सर? वो कैप्सूल होती है जो कि बचाती है फैगोसाइटोसिस से या होस्ट की इम्यून सिस्टम से। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टैंडिंग मेथड यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट, अंतर करने के लिए, दोनों को अगर हमें अलग अलग पहचानना हो,
क्या ग्राम पॉजिटिव है, क्या ग्राम निगेटिव है, तो हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, क्या AFB स्टेन इस्तेमाल करेंगे, ग्राम स्टेन इस्तेमाल करेंगे, एंडोस्पोर स्टेन इस्तेमाल करेंगे, सिंपल स्टेन। तो इसका राइट आंसर है सर ग्राम स्टेन इस्तेमाल करेंगे। हमें डिफ्रेंशिएट करना अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो हम ग्राम स्टेनिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेन डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हम किस पर डिफरेंशिएट किए, कैसे हमें पता चला कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव है, तो बेस्ड होता है सर सेल वॉल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सेल वॉल किसकी थिक होती है, किसकी थिन होती है, ये मुझे कमेंट में बताओ कि ग्राम पॉजिटिव की थिक होती है या थिन होती है, या ग्राम निगेटिव की सेल वॉल थिक या थिन होती है, ठीक है। ये मैंने पूरी डिफरेंस बताई है कि इसके अंदर टेकोइक एसिड होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन की तरफ बिहेव करता है, हर एक सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों में थिक और थिन किसकी होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ग्राम स्टेन जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बैक्टीरिया की डिफ्रेंसिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज सिफिलिस। मैंने VDRL टेस्ट बताया सिफिलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ सिफिलिस के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव कारक होता है, कारण होता है। क्या नाइजेरिया गोनोरी होता है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस होता है, या हिपोफिलस डेक्राइली होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए सिफिलिस के लिए ट्रिपेनोमा पैलिडम, ठीक है। तो ट्रिपेनोमा पैलिडम होता है, ये होता है इट्स अ स्पोरिकेट बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, ठीक है। यह एक स्पाइरोकिट बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस का कारण बनता है, कौन, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये एक हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है, जो सिफिलिस का बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनोमा पैलिडियम, ये एक हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा स्पाइरोकिट बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, विच इज अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, क्या 6 to 12 आवर्स होता है, 12 to 24 आवर्स होता है, 1 to 3 डेज, या 7 to 14 डेज। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज 7 to 14 डेज। 7 से लेकर 14 दिन ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है साल्मोनेला टाइफी की। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइड इज 1 to 2 वीक्स। टाइफाइड का औसतन इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेकर 14 दिनों का होता है। इन्हीं चीज क्लियर है। अगला बढ़ो, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज गिवन बाय वैक्सीन। अच्छा, हम जो वैक्सीन लगाते हैं उससे कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी हमें मिलती है, कौन सी इम्यूनिटी मिलती है जब हम वैक्सीन लगाते हैं। क्या नेचुरल पैसिव मिलती है, आर्टिफिशियल पैसिव मिलती है, नेचुरल एक्टिव मिलती है, या आर्टिफिशियल एक्टिव मिलती है। तो हम वैक्सीन लगाते हैं उसमें कैसी बैक्टीरिया हमें मिलती है, आर्टिफिशियल एक्टिव। द राइट आंसर इज डी, आर्टिफिशियल एक्टिव वो होती है वैक्सीन से हमें प्रदान की जाती है। वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज। सर टीके जो होते हैं वो शरीर को खुद की एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। कैसे बनेगी, मान लो आपके अंदर वैक्सीन से हमने क्या किया, मान लो हमने ट्यूबरकुलोसिस के BCG वैक्सीन लगाई, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, दुर्बल और क्षीण, मान लो कैसे किया, हीट द्वारा बैक्टीरिया को हमने क्या किया, निष्क्रिय किया, मतलब कि वो आपके शरीर को हार्म न कर पाए, पर जिंदा तो रहे पर आपके शरीर को हार्म ना कर पाए, तो आपके उस बॉडी में गया। अब बॉडी में गया तो आपको हार्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन है तो फॉरेन पार्टिकल, तो आपका बॉडी क्या करेगा सर, आपका बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। और बॉडी का नियम है जिसके भी खिलाफ जिस भी एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाती है, वो क्या कर लेती है सर, वो मेमोरी बनाकर सेव कर लेती है कि बेटा तुम पहली बार आए हो तो बहुत धीरे रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन अगर तुम दोबारा आए तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में तुम्हें बिल्कुल तुरंत तुम्हें खत्म करने में टाइम नहीं लेंगे, जिसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स वेरी फास्ट एट सेकेंडरी टाइम, ठीक है। तो उसके खिलाफ स्मृति बन गई, मेमोरी बन गई, तो वो दोबारा जब भी बैक्टीरिया एक्टिवली आपके शरीर में प्रयोग करेगा या घुसेगा तो आपका शरीर तुरंत उसको पहचान कर किल कर देगा, क्योंकि वो पहले से उसको पहचाना हुआ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सर किसके लिए, ये कॉन्सेप्ट होता है किसकी, वैक्सीन की। यही कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन, इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है, ठीक है, मेमोरी पर। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनो, विच वायरस कॉज हेपेटाइटिस बी। अब मैंने बताया RNA DNA, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किस वायरस का कारण होता है, क्या RNA वायरस हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, रेट्रो वायरस कॉज करता है, DNA वायरस कॉज करता है, या रेव वायरस कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर DNA वायरस। DNA वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, ठीक है। DNA वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ DNA वायरस, जिसको हम बोलते हैं हेपेडोनावायरिडी फैमिली, ठीक है। इसी फैमिली का होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक DNA वायरस है जो हेपेडोनावायरिडी फैमिली का होता है। ये की चीज़ क्लियर रखना, ये चीज़ याद रखना, जो हेपेटाइटिस बी है
वो डीएनए द्वारा कॉज होता है, डीएनए वायरस कॉज करता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले फ्लैजिला का कार्य और कैप्सूल का कार्य, तो बैक्टीरिया के 2 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। तीसरा स्ट्रक्चर होता है पीलाई। तो हम देखो साथ के साथ सारी स्ट्रक्चर्स भी कवर करते जा रहे हैं। सेल वॉल भी हमने देख लिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के अंदर। अब अगली बारी है पीलाई की। बैक्टीरिया में पीलाई का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है पीलाई का इन बैक्टीरिया, क्या मूवमेंट कराता है पीलाई, क्या कॉन्जुगेशन कराता है पीलाई, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है या कैप्सूल फॉर्मेशन कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो होता है वो पीलाई हेल्प द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, संयुग्मन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीलाई जो होते हैं, मान लो एक बैक्टीरिया के ऊपर ये पीलाई बनी हुई है और ये दूसरे बैक्टीरिया के पीलाई से ऐसे जुड़ जाती है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं संयुग्मन या कपलिंग। ठीक है, तो पीलाई हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। पीलाई जीवाणु संयुग्मन के दौरान जेनेटिक सामग्री के आदान प्रदान में सहायक होता है। तो पीलाई जो होता है वो किस में हेल्प करता है सर, कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर करवाएगी, तो वो होगी पीलाई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं सर, मैंने बताया वीडीआरएल लगाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। सिफिलिस कौन कॉज करता है, ट्रिपनीमा पैलिडियम कॉज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडीआरएल फुल फॉर्म भी याद रखना, वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्रिपनीमा पैलिडियम। ठीक है, वीडीआरएल परीक्षण ट्रिपोनीमा पैलिडियम के विरुद्ध एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन सुनो, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन कॉज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कॉज करता है, क्लैप्सिला न्यूमोनिस कॉज करता है या हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। तो डिप्थीरिया जो कॉज करता है वो होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये कॉज करता है डिप्थीरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। दिस माइकोबैक्टीरियम प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, याद रखना एंडोटॉक्सिन नहीं, एक्सोटॉक्सिन दैट कॉज थ्रोट इन्फ्लामेशन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो डिप्थीरिया कहाँ होता है सर, थ्रोट, गले में इन्फ्लामेशन कॉज करता है और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कई बार थ्रोट इन्फ्लामेशन जो होती है या मेम्ब्रेन कहाँ पे बन जाती है, तो इसको बोलते हैं हम डिप्थीरिया, इस डिजीज को बोलते हैं डिप्थीरिया। क्या कैसे होता है, जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है यह एक विष उत्पन्न करता है। विष कैसा होता है, एंडोटॉक्सिन इन नेचर होता है, जिसकी वजह से गले में सूजन और मेम्ब्रेन बनती है। तो मेम्ब्रेन याद रखना, कौन सी डिजीज में मेम्ब्रेन बनती है, तो वो होती है डिप्थीरिया में। ठीक है, कौन कॉज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कॉज करता है। किस प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है, वो होती है एक्सोटॉक्सिन। इतनी चीजें क्लियर रखना, बिल्कुल डिप्थीरिया से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बिल्कुल देखते ही दिमाग में छप जाना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। बैसिलाई मतलब छड़ाकार, बैसिलस मैंने बताया था सेप से स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना। तो बैसिलाई मैं नाम ले रहा हूँ तो बैसिलस सेप स्ट्रक्चर, और मैं कोकाई नाम ले रहा हूँ तो कॉकस सेप स्ट्रक्चर, मैं विब्रियो नाम ले रहा हूँ तो कामा सेप स्ट्रक्चर, और मैं स्पाइरिलम नाम ले रहा हूँ तो स्पाइरल सेप स्ट्रक्चर याद रखना। इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपका बहुत सारा हेडेक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड जो होता है, अच्छा हाँ, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है सर, माइकोलिक एसिड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, माइकोलिक एसिड इज इन इट्स सेल वॉल रिटेन द रेड डाई इवन आफ्टर एसिड एल्कोहल बॉक्स। क्या होता है एसिड फास्ट बैसिलाई का, इसकी सेल वॉल में मौजूद माइकोलिक एसिड के कारण यह एसिड फास्ट डाई को रिटेन करता है। ठीक है, कैसा कलर सर, रेड कलर कैसे रिटेन करता है, माइकोलिक एसिड के कारण। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, विच इज द नेम ऑफ द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस एक्सपोजर। टीबी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ। क्या एलिजा करते हैं डिटेक्शन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वीडीआरएल नहीं, विडाल नहीं, बचा क्या सर, मॉन्टॉक्स। मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वो करते हैं हम डिटेक्शन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इट इन्वॉल्व इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो पहली चीज ये क्लियर करना कि जो मॉन्टॉक्स टेस्ट लगाते हैं वो कैसी होती है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन होती है, त्वचा में लगाई जाती है, ऑफ पीपीडी एंड ऑब्जर्विंग इन ड्यूरेशन ऑफ 48 to 72 आवर्स। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट का अगर आपसे टाइमिंग पूछा जाए, कितनी देर बाद हम मॉन्टॉक्स टेस्ट को वापस से टेस्ट करेंगे, देखेंगे, तो इन ड्यूरेशन कितनी होती है सर, 48 से 72 घंटे होती है। इसमें पीपीडी को त्वचा के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और 48 से 72 घंटे बाद सूजन देखी जाती है।
तो ये इतनी चीज़ें याद रखना आप किससे, मॉन्टॉक्स टेस्ट से किसके लिए करते हैं सर, ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ क्लियर है, मॉन्टॉक्स टेस्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ जाऊँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। Which of the following is a ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टर में पाया जाने वाला ग्राम पॉजिटिव कोकस है। ठीक है, क्लस्टर मैंने गुच्छा मैंने एक क्वेश्चन कर रहा है वो होता है स्टेफिलोकोकस, शायद ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया। ठीक है, उसमें से ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो क्लस्टर्स में पाए जाते हैं वो होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर। कौन पाया जाता है, स्टेफिलोकोकाई पाया जाता है। अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो स्टेफिलोकोकस जो होते हैं माइक्रोस्कोप में अंगूर के गुच्छे की तरह क्लस्टर बनाते हैं और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम मोलेसेस। ठीक है, गुड़ से एल्कोहल बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एल्कोहल बनाने के लिए हम कौन से सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विजी। तो सैक्रोमाइसिस सर्विजियाई जो होती है ऑप्शन ए, ये इस्तेमाल करते हैं हम गुड़ से अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल फ्रॉम मोजल्स। ठीक है, इट इज़ अ यीस्ट, क्या होता है, यीस्ट होता है, क्या यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। ये एक यीस्ट है जो शुगर को अल्कोहल में फर्मेंट कर देता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्विजियाई जो होता है वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर। इन्हीं चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन स्टेरिलाइजेशन की विधि नहीं है, मेथड नहीं है स्टेरिलाइजेशन की। क्या ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन का मेथड है सर, बिल्कुल है। पास्चुराइजेशन, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, तो रेडिएशन और फिल्ट्रेशन भी स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। बचा क्या, पॉस्चराइजेशन। जो पॉस्चराइजेशन होती है ये रिड्यूस करती है माइक्रोबियल लोड बट डज नॉट अचीव कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको साथ के साथ उनके स्पोर्स को दोनों को कंप्लीटली किल करना है किसी सरफेस से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन जो है वो रिड्यूस तो करती है माइक्रोबियल लोड को लेकिन कंप्लीटली स्टेरिलाइजेशन नहीं करती, इसलिए जो पॉस्चराइजेशन है ये एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है। ठीक है, अगला सुनो, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया सुनहरे पीले रंग की कॉलोनी बनाती है। ये सारे क्वेश्चन याद करने वाले हैं, याद करने वाले क्वेश्चन भी साथ के साथ रटते चलो। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है गोल्डन येलो कॉलोनीज। ठीक है, क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी गोल्डन येलो कॉलोनी बनाती है, ई कोलाई गोल्डन येलो कॉलोनी बनाती है, स्टेफिलोकोकस ओरियस गोल्डन कॉलोनी बनाती है, या प्रोटियस वल्गैरिस बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर स्टेफिलोकोकस ओरियस जो होती है ये बनाती है गोल्डन येलो कॉलोनीज। ठीक है, इट प्रोड्यूस गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन न्यूट्रिएंट अगार ड्यू टू पिगमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट अगार पर पिगमेंट के कारण सुनहरे पीले रंग की कॉलोनी बनाता है स्टेफिलोकोकस ओरियस। ठीक है, इट प्रोड्यूस गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑन न्यूट्रिएंट अगार ड्यू टू पिगमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन अगर ये ऐसा भी पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट अगार पर पिगमेंट प्रोडक्शन के कारण कौन सा बैक्टीरिया येलो कॉलोनी बनाता है तो वो होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस। ये चीज़ क्लियर रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन डेंटल कैरीज, दांत में कीड़ा जिसको हम बोलते हैं, दंत क्षय जिसको बोलते हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस है, या बैसिलस सीरियस है। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस। स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है शुगर को, प्रोड्यूसिंग एसिड दैट डीकेज इनेमल। अच्छा, दांत के जो कवर होती है जिसके कारण दांत इतना कठोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस होती हैं ये क्या करती है, चीनी को एसिड में बदल देती है। ठीक है, शुगर को किस में चेंज कर देगी, एसिड में चेंज कर देती है, जिसकी वजह से दांतों की जो इनेमल होती है उसको क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, उसको क्या करती है, डीके कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। इसकी वजह से दांतों में कीड़ा या दंत क्षय बोलते हैं जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं, ये कॉज करता है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस। इन्हीं चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना, योनि का सामान्य फ्लोरा कौन सा सूक्ष्म जीव है। क्या स्टेप्टोकोकस नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का, लैक्टोबैसिलस नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का, स्यूडोमोनास नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का, या क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर है सर, इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है इस नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। नॉर्मल फ्लोरा बोले तो लैक्टोबैसिलाई मेंटेन करता है एसिडिक इन्वायरमेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। वेजाइना के अंदर कैसी इन्वायरमेंट है सर, एसिडिक इन्वायरमेंट है
जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन जो होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं किसमें, वजाइना के अंदर। लैक्टोबैसिलस योनि के अम्लीय वातावरण को बनाए रखता है और संक्रमण से सुरक्षा करता है। तो इतनी चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब मैंने पूछा। अभी ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा रखा हूँ। तो फैकल्टेटिव एनारोब, मुझे तो ऑक्सीजन मिलेगा तो भी जिंदा रहूंगा, मुझे ऑक्सीजन ना मिले तो भी जिंदा रहूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ई कोलाई। ई कोलाई जो होती है, इट कैन सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन, सो इट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब। ई कोलाई को फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए जो आपका ये है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये होती है फैकल्टेटिव एनारोब। तो ये थे आज की क्लास। टोटल हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, बेहतरीन लेवल के सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब धीरे धीरे कल की क्लास में भी हम बेसिक क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। माइक्रोबायोलॉजी आपके टिप्स पर होगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ के साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।